डियर स्टूडेंट्स, प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन को स्टडी करने के बाद अब स्टडी करते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। एक फार्मूला डिराइव करेंगे जिसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन फार्मूला। सबसे पहले समझें कि स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस क्या होती है। देखो, रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस किसको बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस है इस तरह से, जिसके सेंटर पॉइंट को हमने पोल कहा है P, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कहीं पर है, और P से C की डिस्टेंस इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट रिफ्रैक्टिव सरफेस होने का मतलब है कि इसके इस तरफ अलग मीडियम है और इस तरफ अलग मीडियम है। हो सकता है कि ये रेयरर हो, ये डेंसर हो सकता है कि ये रेयरर हो और ये डेंसर हो। इस मीडियम को मैं पहला मीडियम कह देता हूँ और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नाम देता हूँ μ1। इसी तरह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2। अब इस फर्स्ट मीडियम में यहाँ पर मान लेते हैं एक रियल ऑब्जेक्ट हमारे पास है O, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस एक्सिस पर P और C को मिलाने वाली जो लाइन है इसको क्या कह सकते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट O। इसकी इमेज ढूंढेंगे कि कहाँ पर है। पोल से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उसको कह देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। इमेज ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए, हमें लाइट रेज बनानी चाहिए। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट O से इनफाइनाइट लाइट रेज चलेंगी और इस स्फेरिकल सरफेस पर गिरेंगी और फिर रिफ्रैक्ट भी होंगी। हम यहाँ पर एक लाइट रे बना रहे हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइट रे आई इस तरह से, और हम जानते हैं कि स्फेरिकल सरफेस पर जो रेडियस होती है यही नॉर्मल भी होती है। तो एक्चुअली ये रेडियस के अलोंग आ रही है, मतलब ये नॉर्मल के अलोंग आ रही है। तो ये मुड़ेगी नहीं, बेंड नहीं होगी, बल्कि इसी डायरेक्शन में आगे ट्रांसमिट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी इस तरह से। इमेज को ढूंढने के लिए एक और रे कम से कम हमें बनानी होगी। तो यहाँ से मैं एक सेकंड रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट कर देता हूँ। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का कुछ नाम रख लेते हैं M। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए हमें यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए। नॉर्मल मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस पॉइंट को C से मिला दें, वही हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, और यही हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है भाई। अब हो सकता है कि अगला मीडियम डेंसर हो और हो सकता है रेयरर हो। अगर डेंसर हुआ तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, अगर रेयरर हुआ तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। मान लेते हैं कि डेंसर है। डेंसर है तो फिर इसकी बेंडिंग जो होगी वो इस तरह से होगी। इसको जाना तो इस डायरेक्शन में था, बट नॉर्मल से दूर हटने का मतलब है ये इस तरफ बेंड हो जाएगी। सॉरी, नॉर्मल की तरफ बेंड होने का मतलब है इस तरफ, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। हो सकता है कि बहुत झुक जाए और इस तरह से चलकर यहाँ कहीं मिले। हो सकता है कि बहुत ना झुके, थोड़ी ही झुके, इतनी सी झुके और इस तरफ ये मिले ही नहीं इस रे को, और पीछे की तरफ मिलती हुई अपीयर हो। अगर इस तरफ अपीयर हुई तो हम कहेंगे इमेज वर्चुअल है, और इस तरफ सच में मिल गई तो इमेज रियल। मान लेते हैं हम कि ये काफ़ी बैंड हो जाती है, और बैंड होने के बाद इस तरफ इस लाइट रे को किसी पॉइंट पर मिलती है इस तरह से। जहाँ मिलेगी वही बन जाएगी हमारी इमेज। ठीक है ना। इमेज की जो डिस्टेंस होगी इस पोल से, उसको हम V नाम दे देते हैं, इमेज डिस्टेंस। इस पॉइंट की डिस्टेंस पोल से V। अब एक्चुअली हम यहाँ पर U, V और R में एक रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे इस पॉइंट पर। कैसे, ये है इंसिडेंट रे, और नॉर्मल से जो एंगल बना रही है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्ट होने के बाद नॉर्मल से जो एंगल बना रही है दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज़ कर रहा हूँ एट पॉइंट M। सो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M, क्या होता है स्नेल्स लॉ, μ1 sin I, μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R। अब यहाँ पर हम एक अप्रॉक्सीमेशन मानेंगे। हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है P के बहुत क्लोज है,
यूँ कह सकते हैं हम सिर्फ पैरेक्सियल रेज की बात कर रहे हैं जो एक्सिस के काफ़ी क्लोज आ रही हैं। तो ये जो पॉइंट है काफ़ी क्लोज माना जा सकता है यहाँ पर। तो ऐसे में क्या होगा कि जो नॉर्मल होगा और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये के साथ जो एंगल बनेंगे आई आर वगैरह वगैरह, ये सब बहुत ही छोटे हो जाएंगे, स्मॉल एंगल्स हो जाएंगे। और तब मैं अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकता हूँ, साइन आई को आई कह सकता हूँ, साइन आर को आर कह सकता हूँ। तो उस केस में हो जाएगा μ1 आई इक्वल्स टू μ2 आर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इन यू वी आर को पिक्चर में लाने के लिए मुझे कुछ और एंगल्स यहाँ पर मानने होंगे। देखो कैसे है। इस एंगल को मैं नाम दूंगा अल्फ़ा। ये नॉर्मल सी पर एक्सिस से जो एंगल बना रहा है इसको मैं नाम दे रहा हूँ बीटा। और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज सपोज गामा। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आई और आर को अल्फ़ा बीटा गामा की फॉर्म में लिखूँगा। देखो इससे क्या होगा धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर इस ट्राइंगल की बात करें ओ एम और सी, इस ट्राइंगल में, तो ध्यान दें इस ट्राइंगल में अल्फ़ा और बीटा तो इसके इंटीरियर एंगल्स हैं और इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल यानी कि आई के इक्वल हो जाएगा। तो आई को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इससे हमें मिल जाएगा μ1 इंटू आई। तो आई को मैं लिख रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू μ2 इंटू आर। अब आर को देखो कैसे लिखोगे, ये है आर। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें एम सी आई में, तो आप देख रहे हैं आर और गामा तो इंटीरियर एंगल है और बीटा एक्सटीरियर एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि जो आर प्लस गामा है दैट इज इक्वल्स टू बीटा। सो आर कैन बी रिटन एज बीटा माइनस गामा। तो मैं आर को यहाँ पर बीटा माइनस गामा लिख दूंगा इस तरह से। अब यहाँ पर मैं एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करूँगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि पॉइंट पी के बहुत क्लोज है। अगर हम इस पॉइंट एम से पी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये वाला परपेंडिकुलर, तो ये बहुत छोटा होगा परपेंडिकुलर और इस कारण से ये अल्फ़ा बीटा और गामा ये सब बहुत छोटे एंगल्स होंगे। और ऐसे में अल्फ़ा को मैं tan अल्फ़ा लिख सकता हूँ, बीटा को tan बीटा और गामा को tan गामा। जैसे अगर मुझे अल्फ़ा लिखना है, यहाँ पर मुझे अल्फ़ा लिखना है, तो अल्फ़ा यानी कि tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट इज़ एम पी अपॉन पी ओ। तो मैं यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो μ1 इंटू अल्फ़ा को मैं लिखूँगा एम पी अपॉन पी ओ, एम पी अपॉन पी ओ प्लस बीटा। बीटा को मैं लिख दूंगा tan बीटा और tan बीटा को इस ट्राइंगल से मैं लिख सकता हूँ एम पी अपॉन पी सी। सो इट इज़ एम पी अपॉन पी सी। नाउ दिस इज इक्वल्स टू μ2 इंटू बीटा, बीटा को फिर से वही लिख दूंगा मैं एम पी अपॉन पी सी माइनस गामा। गामा को इस ट्राइंगल से लिख दें, tan गामा लिख दें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एम पी अपॉन पी आई। सो इट इज़ एम पी अपॉन पी आई। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इन सब की वैल्यूज़ पुट करें हम। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एम पी जो है ये तो पूरी इक्वेशन में कॉमन है और इसलिए कॉमन आकर कैंसिल हो गया है। अब बाकी की डिस्टेंसेस को लिखें, जैसे पी ओ को लिखें। देखो यहाँ पर पी ओ के बारे में सोचें क्या है। पी ओ है ये पी ओ, तो ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इस तरफ जो डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे हम जानते हैं कि दिस डायरेक्शन इज़ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये जो डायरेक्शन इसमें लाइट आ रही है और हम जब पी ओ को मेज़र कर रहे हैं तो इसके अपोजिट चल रहे हैं, तो इसको हमें माइनस यू लिखना चाहिए। तो पी ओ को तो मैं लिखूँगा माइनस यू। पी सी मतलब पी से सी की डिस्टेंस, इसको मैं लिख दूंगा प्लस आर। यहाँ भी पी सी को प्लस आर और पी से आई की डिस्टेंस ये है प्लस का वी। इसको सॉल्व कर लें अगर तो हमें मिल जाएगा μ1 इंटू माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन आर इक्वल्स टू μ2 इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी।
इस फॉर्मूले को आगे अगर सॉल्व किया जाए तो हमें मिलेगा, आर वाली यहाँ पर दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर है μ1 अपॉन आर और इस तरफ है μ2 अपॉन आर। तो मैं μ1 अपॉन आर को उधर ले चलता हूँ ताकि वो माइनस में हो जाएगा, तो RHS में हमें मिल जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। बाकी सबको मैं इधर ले आऊँगा, जैसे v वाली टर्म मुझे नज़र आ रही है -1 अपॉन v इंटू μ2, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगी, प्लस का μ2 बाई v। इस तरफ माइनस का μ1 अपॉन यू पहले से है, माइनस μ1 अपॉन यू। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया है। गौर से देखें कि फॉर्मूला हमें क्या समझा रहा है। इसमें v है इमेज डिस्टेंस, है ना, v इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल and r is radius of curvature, radius of curvature। जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें और इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो ध्यान रखें विद प्रॉपर साइन वैल्यूज़ पुट करें। जैसे u ऑब्जेक्ट अगर रियल ऑब्जेक्ट है आपका तो हम जानते हैं कि u हमें नेगेटिव मिल जाता है, जैसे ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ठीक है ना, तो लाइट यूँ चलेगी तो हमें यूँ मेज़र करना पड़ेगा, तो नेगेटिव ही मिलता है हमेशा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ भी रखा हो, रियल ऑब्जेक्ट अगर है, ठीक है ना, रियल ऑब्जेक्ट अगर है तो इस तरफ भी रखा हो तो यहाँ से लाइट रेज फिर यूँ चलेंगी तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, बट जब आप मेज़र करोगे उसकी डिस्टेंस तो यूँ चलोगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो रियल ऑब्जेक्ट है तो ये नेगेटिव आ जाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो ये पॉजिटिव आ जाता है। ऑलरेडी हम इन चीज़ों को समझ चुके हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब जैसे इस तरह से ये कर्वेचर था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ था तो रेडियस पॉजिटिव, बट अगर ये इस तरह की सरफेस होती यूँ तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता, तो आप रेडियस को मेज़र करने के लिए यूँ चलते, P से C की तरफ आते, तो फिर आपको रेडियस कैसी मिल जाती, नेगेटिव मिल जाती। तो R की वैल्यू भी आपको विद प्रॉपर साइन पुट करनी है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि μ2 और μ1 कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको यूँ याद ना रखें कि सेकेंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम। आप ध्यान रखें μ2 वो मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज प्रेजेंट हैं। सो मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रेज आर प्रेजेंट इज μ2 एंड सिमिलरली μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें इंसिडेंट रेज हैं, है ना, इंसिडेंट रेज। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना चाहिए। μ2 बाई वी, μ2 से स्टार्ट होगा, μ2 बाई वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू दोनों का डिफरेंस μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस फार्मूला इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन फार्मूला, इसको हम रिफ्रैक्शन फार्मूला कहेंगे, ठीक है।